प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने आर्गुमेंट के बारे में पढ़ लिया हुआ है। उसमें 3 तरह के आर्गुमेंट हमने पढ़े, जनरल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो जब भी वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बात करेगा तो इसका मतलब हमें वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। तो हमें जो आंसर देना है वो -π से +π के मिड में देना है। जनरल आर्गुमेंट में तो 2n π ऐड कर ही देते हैं। और तीसरा जो लीस्ट पॉजिटिव है उसका आंसर हमेशा 0 से 2π के मिड में देना है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं और वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ लोगों ने शायद ये लॉग के बारे में सुना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो सबको पता होनी चाहिए कि लॉग अगर मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है, लॉग डिवीज़न में होता है तो माइनस में हो जाता है, और लॉग अगर m⁴n है तो n log m हो जाता है। ये सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही रिलेटेड है। खैर ये तो हमने याद करने के लिए लिख दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। मान लिया हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता भी नहीं है तो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी याद कर लेंगे आर्गुमेंट की, तो लॉग की प्रॉपर्टी सेम वही हो जाएगी। कैसे करेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर उसको प्रूफ भी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है हमारी आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। क्या हो जाने वाली है, जिनको लॉग की प्रॉपर्टी का आइडिया है वो जानते हैं कि m इंटू n क्या हो जाता है, और log ऑफ m इंटू n log m प्लस log n। तो आर्गुमेंट ऑफ m इंटू n हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ओके, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, प्लस जनरलाइज करने के लिए इसमें क्या ऐड कर देते हैं 2k π। k की वैल्यू हमें अपनी तरफ से डिसाइड करनी पड़ती है कि अगर उसने बोला है कि प्रिंसिपल है तो हमें -π से +π के मिड में रखना है। अगर उसने बोला है कि पॉजिटिव चाहिए तो हम k या n कुछ भी कह दें। हम यहाँ 2n π भी बोल सकते थे, लेकिन अभी n का यूज़ करेंगे इसलिए हमने यहाँ पे 2k π लिख दिया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी अभी हम एक साथ सबको प्रूव भी करेंगे। z1 अपॉन z2 अगर है तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, और प्लस जनरलाइज करने के लिए 2k π। वो जो 2n π होता था वही ऐड कर रहे हैं 2k π, जो कि 2n π होता था, n कोई नेचुरल नंबर, यहाँ पर k हो जाएगा। थर्ड जो है आर्गुमेंट ऑफ z⁴n अगर है तो n आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, ये लॉग नहीं आएगा यहाँ पर, n आर्गुमेंट ऑफ z। 3 ये तो लॉग की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट हमको समझ में आती है। पहले इन्हीं को प्रूफ कर लेते हैं फिर अभी आगे बढ़ते हैं और भी प्रॉपर्टी में। तो जरा लिख लेते हैं पहले इन्हीं तीनों को, जो तीनों मेन प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। 2k π थोड़ा ना प्रूफ करेंगे, 2k π तो अपने आप जनरलाइज करने के लिए हम रख देते हैं। तो ये हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अब देखो यहाँ पर हम इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, हम z1 क्या लेट करेंगे, लेट z1 इक्वल टू r e⁻i⁴1 इलर फॉर्म में लेट करेंगे। जो होता था ना r cos θ1 प्लस i sin θ1, पोलर फॉर्म होती थी, उसी को इसको हम e में लिख देते थे। तो ये r1 e⁻i⁴1 हो जाएगी। z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 e⁻i⁴2। सेम ये हो गया r2 cos θ2 प्लस i sin θ2। जरा दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्होंने बोला है कि z1 इंटू z2, जो आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 है वो प्लस में होना चाहिए, और यहाँ आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 है, तो दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो z1 इंटू z2 क्या आने वाला है, r1 इंटू r2 इंटू e⁻i⁴1 और इंटू e⁻i⁴2।
बेस सेम है। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि जो मॉड Z1 है वो क्या हो जाएगा R1, और मॉड Z2 है वो क्या हो जाएगा R2। ये सबको आइडिया है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो R1 इंटू R2 इंटू ई टू द पावर आई θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। तो अब जरा हम यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे साथ में। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ ध्यान से देखना जरा, कि जैसे यहाँ पर जब हम लिखते हैं कि Z1 है, Z1 इक्वल टू ये लिखते हैं तो मॉड Z1 ये लिखते हैं, और आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या लिखते हैं, θ1 लिखते हैं। आर्गूमेंट ऑफ Z1 को बोलते हैं हम θ1, और आर्गूमेंट ऑफ Z2 को क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 को बोलते हैं θ1, और आर्गूमेंट ऑफ Z2 को क्या बोलते हैं θ2। तो जरा यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी एक साथ, यहाँ मॉडुलस वाली भी प्रॉपर्टी हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। चलो पहले आर्गूमेंट वाली करते हैं। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देख के तुम क्या आइडिया लगा पाओगे कि ये जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आया है, इसका आर्गूमेंट क्या है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आर्गूमेंट Z1 Z2 है, इसका जो नया आर्गूमेंट आया है वो कितना आया है, ई टू द पावर आई थीटा होता है। तो थीटा की जगह क्या आया है, θ1 प्लस θ2। तो इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो आया है वो θ1 प्लस θ2 आया है, और θ1 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z1 है, और θ2 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z2 है। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। इसी को जनरलाइज कर दोगे तो बहुत सारे आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 से लेके Zn तक अगर है तो सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे। आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 से लेके आर्गूमेंट ऑफ Zn तक। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो यस और नो कुछ बताइए। तो आगे बढ़ते हैं फिर। एनी डाउट, यस और नो? नो सर। ओके, तो अब यहाँ पर हमने कर दिया इसको जनरलाइज। तो ये आर्गूमेंट, अच्छा यहीं से हम एक प्रॉपर्टी मॉड की भी प्रूव कर सकते थे। जरा देखो मॉड की प्रॉपर्टी जो हम एग्जाम्पल लेके प्रूव कर रहे थे, इसी को जरा एक बार और लिखते हैं। यहाँ पर देखो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू आई टू द पावर θ1 प्लस θ2। जरा मॉडुलस लगा देते हैं यहाँ पे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो ये आ जाएगा R1 R2 में मॉडुलस लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा ना, ये तो रियल नंबर है। मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर आई θ1 प्लस θ2, इसका मॉडुलस क्या होगा। ये जो लिखा हुआ है ये कई बार पहले ही बात हो चुकी है कि ई की पावर आई थीटा में थीटा चाहे कुछ भी हो, इसका मॉडुलस 1 होता है, ये सबको आइडिया है। तो अब यहाँ पर ये तो वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई 1, तो ये बन गया R1 और ये आ गया R2। R1 का मतलब क्या हो गया, R1 का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1, ये लिखा हुआ है R1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1। तो ये आर्गूमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू बन गया, ये बन गया मॉडुलस ऑफ Z1 और ये मॉडुलस ऑफ Z2। तो यहाँ से मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। जो हम एग्जाम्पल लेके प्रूव कर रहे थे वो डायरेक्ट हम इसी से प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। अब जरा Z1 अपॉन Z2 की बात कर लेते हैं। आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, और जनरलाइज करने के लिए 2k पाई ऐड कर देते हैं। 2k पाई हम प्रूफ नहीं करते, हम जनरलाइज करने के लिए 2k पाई ऐड करते हैं। k की वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है कि हमारा आंसर कैसे पूछा जा रहा है। अगर उसने कहा है कि लीस्ट पॉजिटिव चाहिए तो हमें कुछ आर्गूमेंट को ऐसे सेट करना है कि k की वैल्यू वो लेनी है जिससे कोई भी, जैसे कोई निगेटिव वैल्यू मान लिया आ गई, आर्गूमेंट Z1 माइनस Z2 की कोई निगेटिव वैल्यू आ गई, अब उसको हमको पॉजिटिव करना है तो k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखने से तो कोई फायदा होगा नहीं, तो 1 रख देंगे। 2 पाई माइनस कुछ होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कोई बड़ी वैल्यू आ रही, 2 पाई से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही तो k की वैल्यू 2 रख देंगे। 4 पाई माइनस कुछ, मतलब कुल मिला के हमको अपनी तरफ से k की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। k हमें कोई बताने वाला नहीं होगा। अगर उसने कहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट बताइए, एम्पलीट्यूड ऑफ Z बताइए, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही होता है आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड।
तो एम्पलीट्यूड का मतलब है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का आंसर चाहिए, यानी या तो 0 से पाई में आंसर हो या तो माइनस पाई से 0 में आंसर हो। तो इन सब बातों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जेई के क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। लिख लेते हैं इसका भी प्रूफ, बहुत इजी सा काम है। Z1 इक्वल टू R1 e टू द पावर आई थीटा 1, Z2 इक्वल टू R2 e टू द पावर आई थीटा 2, मॉडुलस ऑफ Z1 R1 मॉडुलस ऑफ Z2 R2, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 e टू द पावर आई थीटा 1 अपॉन e टू द पावर आई थीटा 2। बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, अपॉन में है E1 आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। साफ साफ समझ में आ रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या मिला हमको, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 को बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 को बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z2। हो गया डिराइव, इजी सा काम। आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, जनरलाइज करने के लिए 2 के पाई ऐड कर दो अपनी तरफ से। कई बार ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम आंसर भी लिख देंगे, लेकिन अभी हम अपनी आदत बना रहे हैं कि जनरलाइज करने के लिए हम 2 के पाई ऐड करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है आर्गूमेंट ऑफ Z टू द पावर, अगर n है तो ये n जो है वो आगे आ जाएगा, n आर्गूमेंट ऑफ Z हो जाएगा। ये कैसे होगा, सेम वहाँ पर Z1 Z2 लेट करते थे, यहाँ पर Z लेट कर लेते हैं, R e टू द पावर आई थीटा। तो Z टू द पावर n क्या हो जाएगा, R टू द पावर n हो जाएगा, और e टू द पावर आई थीटा की भी पावर n हो जाएगी। तो R टू द पावर n और e टू द पावर i इंटू n थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो आर्गूमेंट ऑफ Z टू द पावर n क्या बन रहा है, ये दिख रहा है सामने सामने, e की पावर i n थीटा कॉस n थीटा प्लस i साइन n थीटा। तो थीटा क्या आ रहा है, n थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू n टाइम थीटा, यानी n टाइम आर्गूमेंट ऑफ Z। इजी। यहाँ से हम वो वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते थे जो हमने लास्ट टर्न पे लास्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूव की थी, कि यहीं पे अगर हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो Z टू द पावर n का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R टू द पावर n और e टू द पावर आई n थीटा का मॉडुलस। ये तो खैर मैंने बताया था वहाँ पर भी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, e टू द पावर आई n थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड Z टू होल पावर n, क्योंकि ये जो R है यही तो मॉड Z है, मॉड Z इक्वल टू R है, तो मॉड Z टू द पावर n। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो एक बड़े से कैलकुलेशन को छोटा कर देती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन रेज करने हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। से यस और नो लिख सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए चैट में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई, बाकी इन्हीं से रिलेटेड ही है, तो इन्हीं को यूज़ करके वो सारी प्रूफ होने वाली है, कोई नई नहीं होने वाली है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, अब ये तुम लोगों को बतानी है, एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी है नहीं कुछ खास, इनको तुम्हें सोचना है और बताना है। आर्गूमेंट ऑफ Z बार, क्योंकि ये कई बार इसी टाइप से क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। तो अब पूछा गया आर्गूमेंट ऑफ Z बार की वैल्यू क्या होगी। आर्गूमेंट ऑफ Z बार Z के टर्म में बताना है, चलो मैं अभी बता ही देता हूँ सारी। आर्गूमेंट ऑफ Z, आर्गूमेंट ऑफ Z बार जो है वो माइनस आगे आ जाएगा, और माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z। सोचो कैसे हुई होगी प्रूफ, और ये हम कर चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ये है Z, और Z की वैल्यू यहाँ पर हमने ले लिया 1 + i। तो बात हुई थी हमारी कि ये 1,1 हो जाएंगे, और इसका कॉन्जुगेट जो है वो x एक्सिस जो रियल एक्सिस होता है ये मिरर का काम करता है, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ कहीं पर आ जाता है Z बार, और उसकी वैल्यू आ जाती है 1 - i। तो इसका थीटा कितना आता था, याद है किसी को इसका थीटा कितना आता था, π/4। और अगर 4th क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका थीटा क्या होगा, -π/4। सीधी बात, बोलो यस सर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखो ये तो डायरेक्ट यहीं से देख के सेट हो रहा है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम याद रखें
आर्गूमेंट ऑफ जेड बार होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये जो है अगर थीटा है तो ये माइनस थीटा हो गई है। तो अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड जो ये आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आई जिसको हमने जेड लिया था ये थीटा हुआ आर्गूमेंट जेड। तो अगर हम आर्गूमेंट ऑफ जेड बार लेते हैं तो क्या बन जाता है, माइनस थीटा। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया, कुछ नया नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 5 एक बार इस तरीके से पूछी गई कि आर्गूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार, आर्गूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार, इसकी वैल्यू पूछी गई क्या होगी, बताओ क्या होगी आर्गूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार। इसको क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 आर्गूमेंट ऑफ जेड, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 वाली प्रॉपर्टी लगा दो। आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या अभी हमने पढ़ा था कि अपॉन में होता है तो माइनस हो जाता है, प्रोडक्ट में होता है तो प्लस हो जाता है, अपॉन में होता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जरा अप्लाई करो ये, तो आर्गूमेंट ऑफ z अपॉन जेड बार इक्वल टू हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड बार। और आर्गूमेंट ऑफ जेड बार अभी यहाँ चिल्ला चिल्ला के बताया गया कि आर्गूमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो माइनस ऑफ माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो माइनस आर्गूमेंट जेड और माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो 2 आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो ये बन गई प्रॉपर्टी आर्गूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार, 2 आर्गूमेंट ऑफ जेड। बोलो करेक्ट है, कोई डाउट इसमें? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी हो गई यहाँ तक। सब में जनरलाइज करने के लिए तो हम 2n पाई ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, उसको भी यही आर्गूमेंट के साथ सबको एक साथ समराइज कर लेते हैं कि अगर हम कहें कि आर्गूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू 0 है, इफ़ आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 0, ये पहले बता चुका हूँ मैं, कौन बताएगा कि अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड 0 है तो जेड को हम क्या बोल सकते हैं, जेड इज़, अगर किसी का आर्गूमेंट 0 आता है तो जेड को हम क्या बोल सकते हैं, प्योरली रियल की प्योरली इमेजनरी, याद नहीं? प्योरली रियल। हाँ, देखते ही बता दो तुरंत। आर्गूमेंट ऑफ जेड कोई भी एक रियल नंबर ले लो, जेड की वैल्यू 3 है, इसका आर्गूमेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आने वाला है। आर्गूमेंट ऑफ जेड 0, क्योंकि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, y बाई एक्स करोगे 0 आएगा। तो जब भी कभी किसी भी आर्गूमेंट जेड की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब है कि वो जेड जो है वो प्योरली रियल आने वाला है। उसके बाद आर्गूमेंट कोई पॉजिटिव नंबर अगर है तो उसका आर्गूमेंट 0 है। अगर कोई आर्गूमेंट यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका क्या होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई माइनस जेड है, आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड, या कोई नेगेटिव नंबर है तो इसका क्या आर्गूमेंट, 0। नेगेटिव नंबर का भी 0 होगा, जबकि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर को हम कहाँ पर लाई कराएंगे, यहाँ लाई होगा नेगेटिव नंबर। देख लो ना, आर्गूमेंट ऑफ -4, -3, -2 कुछ भी ले लो, तो -4 ले लिया तो -4, 0 यहाँ पर आएगा। कितना आर्गूमेंट बना रहा है ये, पाई। तो फिर नेगेटिव नंबर का जो आर्गूमेंट होता है वो हमेशा पाई होगा, ध्यान रखो। पॉजिटिव नंबर का 0 होगा, नेगेटिव नंबर का पाई होगा। और भी बात कर चुके हैं यहाँ पर पहले इस तरीके की कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 7, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये खास वही पुरानी यादें हैं जो ताज़ा कर रहे हैं हम लोग। कोई आर्गूमेंट कोई आई वाई नंबर हो, कोई इमेजनरी नंबर हो, कोई प्योरली इमेजनरी नंबर हो, तो आई वाई की का आर्गूमेंट क्या होता है, अगर वाई पॉजिटिव है तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा, अगर वाई पॉजिटिव है तो मतलब जैसे कोई वाई पॉजिटिव नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आर्गूमेंट ऑफ 3i क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ 3i, जेड इक्वल टू अगर 3i है, कहाँ पर जाएगा 3i, 0,3, यानी यहाँ कहीं पर आएगा 0,3। तो यहाँ से यहाँ तक का आर्गूमेंट क्या होगा, प्लस π/2। और अगर y कोई नेगेटिव नंबर हुआ तो उसका आर्गूमेंट यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से मेज़र करोगे तो -π/2, और अगर इधर से इधर मेज़र करोगे तो 3π/2, कुछ भी बोल सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, बस ये एक महज याद दिलाने के लिए था कि अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो याद कर लें, क्योंकि अभी आगे ये यूज़ होने वाले हैं सारे कुछ। तो अब चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस पे करते हैं कंसंट्रेट, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, और उनको समझने की कोशिश करते हैं। 2k पाई के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें जो है 2k पाई का ध्यान रखना है। ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है। अगर एम्पलीट्यूड की बात हो रही है मतलब हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात हो रही है। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सीधे एक क्वेश्चन जेई का ले लेते हैं। 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और सिर्फ 1 या 2 लाइन का सम है। कुछ भी प्रॉपर्टी लिखा करो, मैं बार बार बता चुका हूँ, उसके नीचे 2 4 5 लाइन छोड़ दिया करो, क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टी बाद में भी आती हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो हमें वहीं पर ऐड करनी होती है। तो कम से कम 8 से 10 लाइन छोड़ के फिर अगर हम नोट्स बढ़िया बना रहे हैं तो वहाँ पर वो छोड़ देते हैं। अगर मान लिया वो जगह बची भी रहती है तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कोई जेई का हमको मिल जाता है, उसको हम वहाँ रख सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको चाहे जितनी बार भी करो हम भूल जाते हैं, तो उनको फिर यहाँ पर नोट कर लेना चाहिए अगर हमें कोई प्रॉपर्टी लास्ट तक नहीं मिलती है तो। और कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही, ज़रूरी नहीं कि मैं सारी की सारी चीज़ें बता दूँ। हो सकता है कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए कुछ जगह हमें छोड़ देनी चाहिए। Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिमॉड्यूलर एंड आर्गूमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा। देन हमसे जो पूछा गया है आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, इसका आर्गूमेंट पूछा गया है, क्या होगा। ए ऑप्शन में है थीटा सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और डी नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से हमको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग को थोड़ा दौड़ाओ। जेईई मेंस का 2013 का क्वेश्चन है ये। सिर्फ 2 लाइन का। ओके समर्थ, बी आ रहा तुम्हारा, और बाकी लोग चेक करो। अभी बताता हूँ कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तुम एक बार रीचेक करो, कुछ गड़बड़ है इसमें अभी। सबसे पहले हर एक लाइन का अपना एक मीनिंग है, तो जैसे मैंने इसके बारे में पहले ही बात की थी कि जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि यूनी मॉड्यूलर है। तो यूनी मॉड्यूलर का मतलब याद होगा सभी लोगों को कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 होगा उसको हम बोलते हैं यूनी मॉड्यूलर। तो जेड की वैल्यू मॉड जेड की वैल्यू 1 गिवन है, और हम चाहेंगे तो जेड को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको जेड ही रहने देते हैं। अब ज़रा आगे का काम सोचते हैं। तो मैंने पहले भी बात की हुई थी, अगर याद हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जब भी कभी मॉड जेड दिया रहता है तो एक काम किया करो, उसका स्क्वायर कर लिया करो। उसका स्क्वायर करने से भी हमारे कुछ कष्ट जो है वो कष्ट मुक्त हो जाते हैं हम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड।
तो मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से हमको पता चल गया जेड जेड बार की वैल्यू 1 हो गई। जेड जेड बार की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब जेड बार की वैल्यू 1/z हो गई। और ये देखो हमें यहाँ पे जेड बार दिख रहा है, तो क्यों ना हम इस जेड बार की वैल्यू 1/z वहीं पर पुट कर देते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, यहाँ पर हम जेड बार की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार की जगह 1/z। तो ये बन गया आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड और यहाँ जेड प्लस 1, और जो अपॉन वाला जेड है उसको ऊपर पहुँचा देते हैं, ये तो कट हो गया। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया, और आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या है? थीटा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ए। तो बात क्लियर है बच्चों सभी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए आप, और अगर क्लियर है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई का ही है वो भी, क्वेश्चन नंबर 2। If Z1, Z2 and Z3, Z4 are the two pair of conjugate complex number, Z1, Z2 and Z3, Z4 are two pair of conjugate complex number. Conjugate complex number, then find the value of argument of Z1 upon Z4 plus argument of Z2 upon Z3, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 से 9 के मिड में आएगा। तो इसको भी सोचते हैं। जेड टू पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, हमको पता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये भी हमको पता है, हमने सीखा हुआ है ये। और दूसरा इन्होंने कहा है कि Z3 और Z4 जो है वो भी कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। और फिर इन्होंने आर्गूमेंट के दो सम के दिए हुए हैं, और हमको प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा है कि जब आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 होता है तो वो Z1 इंटू Z2 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होने वाला है मामला, क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस आर्गूमेंट ऑफ बी इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ ए बी। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और माइनस में होते हैं तो डिवाइड में हो जाते हैं, और अगर पावर में है तो n जो भी पावर है वो आगे आ जाती है। आ रही बात समझ में? कैसे करेंगे कि बताया जाए इसको?
चल इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, तो जो कि क्या बन जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या बन जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा Z1 Z2 और अपॉन में Z4 Z3। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही है कि अगर Z1 और Z2 दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या होगी, नहीं पता किसी को भी। तुम्हें ये नहीं पता सीधा सा फॉर्मूला कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और एक उसका कॉन्जुगेट माइनस, अगर एक कॉन्जुगेट Z है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है Z बार, तो तुम्हें इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं पता, मॉड Z, तो मॉड Z स्क्वायर बोलते हो कि नहीं बोलते हो इसको, मॉड Z स्क्वायर। अगर एक कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, दूसरा उसी का कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, दूसरा उसी का कॉन्जुगेट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Z1 और Z2 को लिख सकता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट, क्योंकि बोला है उसने कि Z1 और Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। और Z4 लिख दिया तो Z3 को लिख देते हैं कि ये Z3 को लिख दिया Z4 का कॉन्जुगेट। क्या ऐसे नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि बोला है भाई, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 है और Z3 का कॉन्जुगेट Z4 है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी यूज हो ही जाएगी, Z और Z बार का मल्टीप्लाई मॉड Z स्क्वायर होता है, तो Z1 और Z1 का मल्टीप्लाई मॉड Z स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड Z1 स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड Z2 स्क्वायर, सॉरी मॉड Z4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे Z1 थोड़ा ना, यहाँ तो Z4 है, वहाँ पर Z1 था। Z1 Z2 में कोई एक रख सकते थे और Z3 Z4 में कोई भी एक रख सकते थे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ के बाद कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाए, आर्गुमेंट ऑफ दिस। तो ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मॉड Z जो होता है, ये जो मॉड Z होता है ये एक रियल नंबर होता है, सबको पता है, लेकिन पता नहीं क्यों बता नहीं रहे। सबको पता है कि मॉड Z रियल नंबर होता है, तो मॉड Z, क्योंकि मॉड Z का फॉर्मूला होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कोई रियल वैल्यू देता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आर्गूमेंट ऑफ कोई रियल नंबर चाहिए, और वो भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, तो आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या देता है, अभी बताया, पीछे बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसीलिए सारा कलेक्शन बता रहा हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आर्गूमेंट ऑफ रियल नंबर 0 होता है। यहाँ पर बात हुई अभी हमारी कि रियल का बोलेगा तो 0 हो जाएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब बोलो अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई एग्जांपल ले सकते हो अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आर्गूमेंट ऑफ कोई 2, 3, 4 का अगर लेंगे तो 0 आने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है IIT JEE का, ध्यान रखेंगे खास। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन चलो मैं और भी दे देता हूँ तुम लोगों को, उसका आंसर बताना। if Z1 and Z2 if Z1 and Z2 are conjugate to each other, Z1 और Z2 जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, देन फाइंड, और देखते ही सीधे आंसर बताना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। आर्गूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2, इसकी वैल्यू क्या होगी। Z1 और Z2 दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, देन आर्गूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2, इसकी वैल्यू क्या होगी। सर 5। ओके, तो बिल्कुल सही बात है इनकी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले ही, तो अभी पढ़ा, ऊपर ही पढ़ा, थोड़ी देर भी नहीं हुई, कि ये माइनस हो गया, ये Z1 और Z2 का मतलब हो गया Z1 कॉन्जुगेट,
तो आर्गूमेंट ऑफ माइनस और Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, तो ये हो गया Z1 स्क्वायर। और ये आर्गूमेंट ऑफ कोई नेगेटिव रियल नंबर है, और कोई नेगेटिव रियल नंबर का जो आर्गूमेंट होता है वो पाई होता है। कई बार बातें अभी हो चुकी हैं, पहले भी हो चुकी थी कि अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका पाई आएगा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया हमारा, इसका काम तमाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और कुछ नई चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हैं हमारे लिए, तो उनको देखते हैं और उसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, और इसका यूज़ हमने पहले कभी किया है, अभी देखो याद आएगी कि मैंने इसको पहले भी कभी बताया हुआ था, इसका नाम भी मैंने लिया हुआ था। इसको बोलते हैं डी मॉयवर थ्योरम। लिख लेते हैं हेडिंग, फिर अभी याद आती है तो ठीक है, और नहीं याद आती है तो फिर मैं भी याद दिलाऊंगा कि कहाँ पर हमने पढ़ा था इसको। डी मॉयवर थ्योरम लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, और इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ खास नहीं, सिर्फ फार्मूला ही है सीधे। इसमें ये बताया जाता है हमको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको गिवन है z, और z जो है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में अगर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में है, और अगर उसकी होल पावर n अगर हमको गिवन है, उसकी होल पावर n गिवन है, तो उस n का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पर, दो स्टेटमेंट है। नंबर 1 लिख लेते हैं, इफ n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर द सेट ऑफ इंटीजर, देन अगर हमारे पास रियल में cos थीटा है और i के साथ साइन थीटा है, ये एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि रियल में हमेशा cos होना चाहिए और i के साथ साइन होना चाहिए, और इसकी होल पावर n है, तो ये बन जाता है cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। किसी को याद आया क्या? ये हमने प्रूव किया था कहीं पर कि नहीं याद आ रहा? कभी भी किया था क्या कभी? ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में किया था, PMI में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में n की वैल्यू 1 और 2 रख के, k रख के, k+1 रख के इसको प्रूव किया था। यस सर, यस सर। चलो अब तो याद आया किसी को? ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डी मॉयवर थ्योरम। बस ये ध्यान रखना है कि जब प्लस होगा तो प्लस, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि रियल पार्ट में हमेशा कॉस होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट में हमेशा साइन होना चाहिए। अभी इसको प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि ये कब और अप्लीकेबल है। जैसे सेकेंड स्टेटमेंट इसका ये है कि अगर n जो है इंटीजर है तब तो अप्लीकेबल है ही है ये, और अगर n जो है वो q है, q का मतलब हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर 2/3, 1/3, 4/3, इस टाइप से अगर हमारा कोई रैशनल नंबर आता है तो भी ये अप्लीकेबल होगी। ठीक है, देन इसमें जो होगा वो हो जाएगा, अगर n जो है वो कोई रैशनल नंबर है, देन cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तब भी वही होगा, लेकिन वो जो है इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n। मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की अगर होल पावर n है तो ऊपर वाला कहता है, ये जो ऊपर वाले का मतलब सबसे ऊपर वाला नहीं, ये जो n इंटीजर है ये कहता है कि अगर होल पावर n है तो n का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसकी ढेर सारी वैल्यू मिलने वाली है, उसमें से भी एक वैल्यू जो होगी वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगी। दोनों लगभग सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इंटीजर में हमारे एक ही वैल्यू मिलेगी। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n होगी तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा।
अगर माइनस में होगी तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर पावर रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, जिसमें से एक वैल्यू ये भी होगी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। दूसरा पार्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पे ज़्यादा बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी दोनों का आइडिया तो होना ही चाहिए। अब ज़रा इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है तो प्रूफ भी एक ही होगा इनका दोनों का। और इसको करने के दो मेथड हैं, दोनों ही मैं बता देता हूँ क्या प्रूफ है इसमें। सबसे पहला मेथड तो सबसे इजी है कि अगर हमने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, उसको हम क्या बोलते हैं, e की पावर आई थीटा बोलते हो कि नहीं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को। यस सर। जैसे इसकी पावर n करोगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जैसे इसकी पावर n करोगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, और इसकी पावर जैसे ही आप n करोगे तो e की पावर आई थीटा की पावर भी n होगी, और e की पावर आई थीटा का मतलब क्या हो गया, e की पावर आई n थीटा हो जाएगा, और e की पावर आई n थीटा, तो इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में मान लो कि ये थीटा है, e टू द पावर आई थीटा, तो क्या होता है e टू द पावर आई थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये बन गया कि नहीं, एक ही लाइन में डिराइव हो गया। देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो ये तो एक ही लाइन में डिराइव हो गया। एक और मेथड है, अगर हमें ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो टेस्ट बदलना चाहते हैं हम, तो हम दूसरा मेथड भी सीख सकते हैं, वो भी इजी है। उसमें क्या है, हमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ज़रा एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। n की वैल्यू तुम्हें याद होगा, हमने n की वैल्यू 1 और k रख के प्रूफ किया था, ज़रा n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो जैसे ही 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 2 हो जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए था, cos 2 थीटा होना चाहिए और आई साइन 2 थीटा होना चाहिए, ऐसा हमको प्रूफ करके लाना है। तो ज़रा LHS ले लेते हैं, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि n की वैल्यू 2 के लिए देख लेंगे, 1 के लिए, 3 के लिए, तो फिर सिमिलरली कह देंगे कि भाई k के लिए और n के लिए सेम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा हमने LHS ले लिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 2 है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब जरा कर देते हैं इनका मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर cos का cos, और ये हमको मल्टीप्लाई करना आता है, रियल का रियल में करते हैं तो cos थीटा इंटू cos थीटा, यानी डायरेक्ट लिख दो cos स्क्वायर थीटा, रियल का रियल के साथ करते हैं और इमेजनरी का इमेजनरी के साथ करते हैं तो माइनस का आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का आई स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा और प्लस के आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। जिन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता या बुरा मान रहा है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले कॉस का इन दोनों में और फिर साइन का, आई साइन का इन दोनों में, उनका भी वही आने वाला है। तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाना पहचाना फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। ऐसे ही 3 के लिए करोगे 3 के लिए, 4 के लिए करोगे 4 आ जाएगा, 5 के लिए करोगे 5 आ जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते a प्लस b होल स्क्वायर का? बिल्कुल लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही तो लगाया है, मल्टीप्लाई का मतलब ही वही लगा, तो डायरेक्ट नहीं सर हाँ हाँ लगा सकते हैं, मैंने वैसे ही किया। नहीं कोई प्रॉब्लम ओके सर ओके, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट किया ना, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आया है, ये कहाँ से आता है, वही तो करते हैं ना, a प्लस बी का a प्लस बी में मल्टीप्लाई करके, तो ये वही है। हाँ एक लाइन कम हो यस जाएगी, सर यस, एक लाइन कम हो जाएगी बस, ठीक है, सही बात है, कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है भाई बच्चों, प्रॉब्लम है किसी को कुछ यहाँ पर? तो अब मैं इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन बता देता हूँ कि इसमें रिस्ट्रिक्शन का भी ध्यान रखना है, क्या क्या होगा। यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो? नो, ओके। तो देखते हैं फिर आगे इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है और हम कब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ ये भी समझ लेते हैं। ये तो हमारा प्रूफ हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके एक दो पॉइंट यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन जो जेई में आए हैं उनमें काम आने वाला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 ये आया, और इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 आया, इस तरह का क्वेश्चन जेई में पूछा गया। मल्टीप्लाई में बहुत सारे नंबर है, 100,000 कुछ भी बोल सकते हैं। cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n आया, n नंबर तक आया मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जादू हो जाता है, cos कॉमन लेके एंगल ऐड हो जाते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, और आई साइन कॉमन लेने के बाद एंगल फिर कॉमन लेके ऐड हो जाते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि ऐसा होता क्यों, क्योंकि जनरली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम cos कॉमन ले लें और एंगल को ऐड कर दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस टाइप का, याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन के पास आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये होता कैसे है, पहले तो इसी का प्रूफ कोई बताएगा, ये प्रूफ कैसे हो गया होगा? किसी को आइडिया हो रहा है तो बोलो बच्चों, कि अगर समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया होगा, ये कि cos कॉमन ले लिया और ये एंगल ऐड हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे नॉर्मल लाइफ में। तो ये जादू हुआ कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ। इसको तुम क्या बोल सकते हो, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 को क्या बोल सकते हो, e टू द पावर आई थीटा 1 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, यूलर्स फॉर्म में। तो ये हो गया e टू द पावर आई थीटा 1। दूसरे वाले को क्या बोल सकते हो, e टू द पावर आई थीटा 2। थर्ड वाले को बोलोगे e टू द पावर आई थीटा 3। n वाले को बोलोगे e टू द पावर आई थीटा n। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, e टू द पावर आई कॉमन लिया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेके थीटा n तक। अब ये बन गया e की पावर आई थीटा, इसको अपने दिमाग को बोलो कि ये थीटा है। तो e टू द पावर आई थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। और थीटा किसको लेट किया था, ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेके थीटा n तक, और यहाँ पर भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेके थीटा n तक। बोलो कोई प्रॉब्लम है? तो LHS को लेके चले थे और ये हमारा RHS आ गया, ये LHS हम लेके चले थे अभी यहाँ पर इस वाले पार्ट को। कोई प्रॉब्लम बच्चों, से यस और नो? नो सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और देखते हैं कि अगर कभी भी हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लेते हैं, कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसा आएगा cos थीटा अपॉन में आएगा और आई साइन थीटा इस तरह अपॉन में आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब ये कैसे हो गया, तो ये वही चीज़ है, देखो इसको भी प्रूफ कर लो, 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा है, तो 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा को ई टू द पावर माइनस आई थीटा बोल सकते हो, या ई टू द पावर आई ऑफ माइनस थीटा बोल सकते हो। तो ई टू द पावर आई थीटा, इसको बोलो दिमाग को कि ये थीटा है भाई, तो ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आ गए RHS में। तो ये कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टी हैं जिनको हम डायरेक्ट लिखेंगे वहीं पर क्वेश्चन में, फिर वहाँ पर ये बताएंगे नहीं कि 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा कैसे हो गया। या हम एक चीज़ इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1 हो गया, और -1 का एंगल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, ऐसे समझ सकते हैं। कैसे भी आप समझे, बस आपको समझना है और आपको याद रखना है, मेन है आपको याद रखना है। और बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि याद रखिए चीज़ों को, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो याद करते जाएं, सारी चीज़ों को याद करते जाएं। अब अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये कौन बताएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन फाई लिखा हुआ है ये, और इसकी होल पावर n है।
तो इसको हमने लिखा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन फाई से ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? रियल में कॉस है, आई के साथ साइन है। सर फॉल्स। क्यों? वाई बताओ बेटा, बोलो। सर वो उधर थीटा बदल गया ना हाँ, इसलिए। यहाँ पर ये कंडीशन है कि दोनों थीटा सेम होने चाहिए। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही होना चाहिए, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। तो कभी भी एक अल्फा और एक बीटा और हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, गड़बड़। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है वो हमको आइडिया होना चाहिए। रियल में हमेशा कॉस होना चाहिए, आई के साथ साइन होना चाहिए और एंगल सेम होने चाहिए। होल पावर अगर एन है तो एन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई मान लिया अगर हमारे पास क्या साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, तो क्या हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लीकेबल है? साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा में डी मॉर्गन थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है? डायरेक्ट यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रियल में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रियल में कॉस आना चाहिए और आई के साथ साइन आना चाहिए। तो एक बार जेई का ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसके बारे में ज़रा समझते हैं कि इसको करने के दो मेथड है। कैसे करेंगे ये नहीं लिखेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं। क्वेश्चन तो पॉसिबल है, डी मॉर्गन थ्योरम भी पॉसिबल है। फर्स्ट मेथड क्या है वो समझते हैं पहले। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि भाई कंडीशन क्या है। कंडीशन सिर्फ इतनी तो है कि रियल के साथ कॉस होना चाहिए और इमेजनरी के साथ साइन होना चाहिए। और साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदलने का तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इसको बोल देंगे और इसको बोल देंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा साइन बन जाएगा। तो साइन की जगह ये रख दिया और कॉस की जगह ये रख दिया। क्या अब यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है? रियल के साथ कॉस आ गया और आई के साथ साइन आ गया, बिल्कुल अप्लीकेबल है। तो कॉस एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, एन पाई बाई 2 माइनस एन थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाई 2 माइनस एन थीटा। तो एक बार इस तरह का ऑप्शन बन के आया हुआ है, ध्यान रखेंगे कि ये इस टाइप से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। इसका जो दूसरा मेथड है उसमें ऑप्शन देखने में अलग लगेगा, लेकिन वो भी मेथड सही है। कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ और दिमाग लगाएंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर यहाँ पर एन है। सबको पता है कि रियल के साथ क्या होना चाहिए, कॉस, और आई के साथ साइन होना चाहिए। तो यहाँ साइन तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर साइन के साथ आई नहीं है। तो हम कुछ ऐसा जादू करेंगे कि साइन के साथ आई लेके आएंगे। देखो कैसे समझना है यहाँ पर जादू क्या है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1, और 1 तो किसी के मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है। हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 1 इंटू साइन थीटा प्लस आई इंटू कॉस थीटा की पावर एन। और 1 की वैल्यू क्या है? माइनस आई स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ रख दिया माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर एन। यहाँ से क्या मैं आई कॉमन एक ले सकता हूँ? तो कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर एन हो जाएगी। तो आई की पावर एन माइनस आई की पावर एन को बाहर कर लेते हैं और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर एन। क्या अब यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लीकेबल है? जी हाँ, बिल्कुल अप्लीकेबल है, क्योंकि रियल के साथ कॉस आ गया और आई के साथ साइन आ गया। तो -1 टू द पावर एन बाहर रहेगा और आ जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखने में दोनों आंसर अलग अलग लगने वाले हैं, लेकिन दोनों ही मोर देन 1 के केसेस में पॉसिबल हैं। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। सर हाँ जी बोलिए। सर वो कैसे हो गया सर? माइनस आई कॉमन लिया तो सर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सर क्योंकि वो माइनस आई कॉस थीटा हो गया ना, ऊपर प्लस आई कॉस थीटा। अच्छा, वहाँ पे प्लस आई लेना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल Yes, सही yes, बात है, sir. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ठीक है, यहाँ प्लस आई ले लेते हैं। अब चलेगा? प्लस आई जैसे ही हमने कॉमन लिया तो ये बन गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये भी वेरीफाइड हो गया, कॉस थीटा
और हाँ आप सही है, कॉस्ट आई टू द पावर एन कॉमन ले लेते हैं, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। ओके, अब ठीक है बच्चों, चलिए इसका मतलब पकड़ रहे हैं मामला, सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, बोलिए। यस सर। चलिए तो फिर आगे इसके जरा क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, किस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो करते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी हैं वो करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर है 4, और होल पावर में साइन भी नीचे दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, इसकी पावर भी 4 है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाना है, मतलब इसको z प्लस आई बाई जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई बाई एक्स प्लस आई वाई, मतलब रियल पार्ट आ जाए और आई के साथ इमेजनरी पार्ट आ जाए, कुछ इस टाइप से बनाना है इसको। हेलो समर, क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे कि क्या लेफ्ट क्यों कर देंगे कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। आंसर हमारा प्लस आई टू द पावर एन रहेगा और साथ में कॉस एन थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये पूरा आंसर का पार्ट होगा, सिर्फ आई टू द पावर एन नहीं आने वाला। ओके ओके, चलिए तो फिर करते हैं क्वेश्चन। अब बताइए इसमें क्या करना चाहिए, कौन बताएगा। देखो ऊपर वाले में तो कोई टेंशन है नहीं, नीचे वाले में थोड़ी सी टेंशन है। तो ऊपर वाले को तो मैंने सीधे बोल दिया कि भाई ये ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ई टू द पावर आई थीटा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर आया था साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा आया था। सर हाँ जी बोलिए, आगे आंसर। सर 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 आंसर कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा बिल्कुल है। सही है, गुड, करेक्ट है। तो यहाँ 1 था तो मैंने यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर करके साइन थीटा कर लिया और माइनस आई कॉस थीटा कर लिया, माइनस आई कॉमन ले लिया तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू -1 कर लिया। करो इस तरीके का कुछ काम करो और फिर सेट करो, देखो कुछ बनता है तो बताओ, नहीं तो फिर बात करते हैं क्या बनने वाला है इसमें से। जुगाड़ लगाओ कुछ अपने मन से, नहीं तो फिर पूछते हैं जिसने किया हुआ है उससे। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है,
ये 8 थीटा वाला जो आंसर तुम बता रहे हो कैसे किया, जरा बताओ, 1 मिनट रिदम बताओ कैसे करेंगे, कुछ गड़बड़ कर दिया हाँ, था। सर पहले हाँ बोलो। सर आंसर क्या है? आंसर वो चेंज हो गया, मैंने क्वेश्चन ही चेंज करके लिखा हुआ है। जिसका आंसर 8 थीटा है वो ये क्वेश्चन नहीं है। खैर तुम बताओ तुमने किया कैसे, ये बताओ। सर वो जो मतलब फॉर्मूला है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन वो लगाया ऊपर वाले में, और फिर नीचे वाले में जो हमने पिछली बार मतलब अभी प्रूव किया कि वो n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। नहीं नहीं, इतना जाने की जरूरत, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा है, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और 1 को माइनस आई स्क्वायर कर सकते हैं। आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही बनेगा ना। और अपॉन में होल पावर क्या है, ऊपर की भी पावर 4 है, नीचे की भी पावर 4 है, तो इसकी पावर 4 कर देते हैं, तो माइनस आई टू द पावर 4 कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 हो जाएगी। तो ये तो सीधे सीधे माइनस आई की पावर 4 ही बचने वाला है। यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और उसकी होल पावर 4, तो ये दोनों तो कट होने वाले हैं, और आई की पावर 4 भी 1 होता है, तो सीधे आंसर 1 आ रहा है इसका। तो उसको चेक करो, रीचेक करो एक बार और, क्वेश्चन रीचेक करो, देखो कुछ गड़बड़ है सर। जिसका 8 थीटा आ रहा है वो क्वेश्चन दोनों प्लस में है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और इसकी जब पावर 4 है तो ये आ रहा है कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, तब तक उसको रीचेक करो, तुम बताओ वहाँ पर क्या गड़बड़ है। इसमें तो कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा की पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे को फिर थोड़ा सा यहाँ अलग से सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, माइनस आई स्क्वायर करके आई कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा, ये माइनस है, ध्यान रखेंगे ये माइनस है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और हमने आई कॉमन ले लिया, और इसकी पावर भी कितनी है, 4 है ना, इस पूरे की पावर कितनी है 4, तो इसकी पावर भी 4 है, तो ये क्या बन जाएगा आई टू द पावर 4, और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस आई थीटा, तो ये बन गया आई टू द पावर 4 और ई टू द पावर माइनस आई थीटा की होल पावर 4, तो आई टू द पावर 4 तो 1 होता है, तो ई टू द पावर 4 आई थीटा ये हो गया, और ये माइनस का 4 आई थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 4 आई थीटा, तो ये बन गया ई टू द पावर 8 आई थीटा, तो ई टू द पावर आई इंटू 8 थीटा, और ई की पावर आई थीटा, इसको अपने दिमाग को बोलेंगे कि भाई ये थीटा है, तो ये बन जाएगा कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। इसका आंसर 8 थीटा के टर्म में आएगा। देखो और बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को पिछले वाले में मेरी गलती मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है, बताओ फिर हमको एक्सप्लेन करो, तो फिर ढूंढते हैं हम लोग गलती साथ में। सर मतलब जो उसमें क्वेश्चन था उसमें मैंने पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़ टू n वाला। बिल्कुल सही है, फिर आगे बढ़ो। फिर नीचे वाले में मतलब जो पिछली बार किया था, मतलब एक मिनट, वो cos 90 माइनस थीटा वाला करके जो फॉर्मूला अभी किया था वो वाला लगा है नीचे वाले। एक मिनट मैं लिखता जा रहा हूँ ना, वो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे समझ में कम आएगी बात, मैं नोट करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 4, ये अलग है, और साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, यही ना क्वेश्चन, ठीक है। तो तुमने बोला मैंने इसमें cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा कर दिया, बिल्कुल सही है।
यहाँ बोलो क्या किया। सर फिर नीचे वाले में cos 2 पाई माइनस 4 थीटा आ जाएगा। cos 2 पाई माइनस, सर क्योंकि 4 पाई बाई 2 तो 2 पाई हो जाएगा ना। अच्छा मतलब 90 में नहीं गए सीधे 2 पाई में चले गए, ये कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे cos नहीं 90, सर मतलब n सर n पाई बाई 2 होता है तो 4 पाई बाई 2 हो जाएगा तो 2 पाई हो गया ऐसा। अच्छा 4 का मल्टीप्लाई भी कर चुके हो, ये कह रहे हो? हाँ यस सर। साइन को पहले एक एक लाइन बताओ। cos 90 माइनस थीटा किया और i sin 90 माइनस थीटा किया और फिर पावर 4 का जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह रहे हो ना? हाँ यस सर। 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा होल अपॉन 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई बाई 2 हो गया 2 पाई, 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस सॉरी माइनस i sin 4 पाई नहीं 2 पाई, 4 पाई बाई 2 सीधे लिख देते हैं 2 पाई माइनस 4 थीटा। फिर आगे बढ़ो, cos 4 थीटा सर प्लस फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नहीं तो तुम्हें cos 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है? cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? हाँ सर वो कन्वर्ट करके वो स्टेप भूल गया था। हाँ तो सर वो cos cos 4 थीटा माइनस i sin 4 थीटा हो जाएगा। क्यों? ये sin 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा? sin 2 पाई माइनस थीटा, सर गलती मिल गई। हाँ लेकिन पूरा करवाने तो दो। मैंने ऊपर वाले स्टेप में मैंने प्लस लिखा था वो माइनस की जगह। ओके ठीक है ना, तो ये सीधे सीधे यहाँ कट हो गया, कोई कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा की होल पावर में जो है वो 4 गिवन है। cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा की होल पावर माइनस 5 है, अपॉन में है cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा होल पावर -2, cos 3 थीटा माइनस i sin 3 थीटा होल पावर -9। Evaluate this and express in the form of a plus ib.
कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? देखो, एक मेथड तो है कि काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन करना चालू कर दो, और एक मेथड है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी देर रुको और थोड़ा दिमाग लगाओ, जो हमें प्रॉपर्टी बताई गई थी। तो हम वही वाला मेथड करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर दें, सबको पहले खोल दें और फिर मल्टीप्लाई करें, फिर इस तरह काम करें तो फंस जाएंगे चक्कर में। मैं बताता हूँ तुम्हें 2 से 3 लाइन में सीधा सीधा कैलकुलेशन जो तुम्हें करना है। अब तुम्हारी आदत ऐसी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में, ये लिखी हुई है इसीलिए सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, कि अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा हुआ है तो क्या हम उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1 लिख सकते हैं। अगर cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो क्या हम उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस हो जाएगा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका यूज़ करो, cos 2 थीटा माइनस आई साइन थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -2 करेंगे। तो यहाँ पर मैं करने की कोशिश करता हूँ, समझो, समझ में आएगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं करने जा रहा हूँ। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -2 कर दिया और उसकी भी पावर, ये तो एक लाइन बर्बाद हो रही, नहीं डायरेक्ट कर देता मैं। तो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -2 यहाँ तक और उसकी पावर 4। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 और उसकी पावर क्या है -5। यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर क्या है 3 और उसकी पावर क्या हो गई -2। और यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -3 और उसकी पावर -9। इसमें किसी को कोई आपत्ति हो, कोई फड़फड़ाहट हो तो बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो, कि ये क्या कर दिया गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को कोई डाउट इसमें? यस और नो? नो सर। अब देखिए, इसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब में बेस सेम है, पावर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, सब में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है। चाहो तो ई की पावर कर दो या रहने दो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और उसकी होल पावर देखते जाओ, ये -8 हो जाएगी, ये -20 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, अपॉन में -6 है तो ऊपर आके +6 हो जाएगी, और अपॉन में प्लस का 27 है, ऊपर आएगा तो -27 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कितना आएगा ये? सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा बताओ। ये हो गया 20 और 28 और 6 -2, 20 49 हो जाएगा ये, माइनस का 49। तो आंसर क्या आ जाएगा? cos 49 थीटा माइनस आई साइन 49 थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी अगले टर्न पे इस पे और क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगले टर्न पे हम अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे, कई सारे अभी करने बाकी हैं, इनको अगले टर्न पे करेंगे हम लोग, और फिर कुछ नई चीज़ें करेंगे। एक होमवर्क मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसको ज़रा ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर बात करेंगे। सर हाँ जी बोलिए। सर वो ऊपर +15, सर -15 होगा ना, आपने -27 लिखा है। कहाँ पर बेटा? वो पावर -9 है। अच्छा ओके सर, ठीक है।
साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 होल पावर 8 होल अपॉन साइन पाई बाई 8 माइनस आई कॉस पाई बाई 8। और इसकी भी होल पावर 8 है। इसकी वैल्यू बतानी है, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा, जिसकी बात हम अगले टर्म पे करेंगे। ओके बच्चों, एक बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि इसको आप याद रखिए। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इंटरेस्टिंग है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेई मेंस में एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, एडवांस में 2 क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको करें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप याद रखोगे तो चीज़ें ईजी लगेंगी, और अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो याद करें आप सारी चीज़ें। चलिए ओके, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। और कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, नो डाउट। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।